सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो पे मैं डिस्कस करूंगा महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तनिकीय। उससे पहले आपने एक कहानी सुनी होगी कि पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, पानी आया। लेकिन आज जो आप 7 महाद्वीप देखते हो, ये 7 महाद्वीप नहीं थे और ना ही 4 विशाल सागर थे। ये था एक पेंजिया जो दक्षिणी पृथ्वी के भाग में था, और एक विशाल सागर जिसे पेंथालासा कहते थे। समय के साथ जब पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक हलचल होती है, संवहनीय तरंगों द्वारा पेंजिया को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है। इसका जो उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाता है और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। तो अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बनते हैं, और गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया बनते हैं। तो चलिए बातें करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन और प्लेट विवर्तनिकीय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक विशाल महाद्वीप जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। एक विशाल महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट किसी विशाल भूभाग के निर्माण हेतु पृथ्वी के अधिकांश या सभी महाद्वीपीय खंडों का संयोजन है। विशाल महाद्वीपीय चक्र एक विशाल महाद्वीप का विखंडन और दूसरे विशाल महाद्वीप का निर्माण है। पैंजिया अंतिम विशाल महाद्वीप था। ये है पूरा पैंजिया जो आपस में जुड़ा हुआ है। ओके। और इक्वेटर, जो हमारी इक्वेटर है ना, इसके ऊपर भी है और दक्षिण भी है। फिर ये जो महाद्वीप का जो दूसरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये एरो के हिसाब से मूवमेंट हो रही है। आज भी ये पूरे कॉन्टिनेंट आपस में मूव कर रहे हैं। तभी आपने देखा होगा कि जो अफ्रीका को गौर से देखोगे तो जहाँ पे नील नदी है, नील नदी आपको देखने पे ऐसा लगेगा कि उसके जो पूर्व साइड का भाग है पूर्व की तरफ और पश्चिम साइड का भाग है पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत की बात करें तो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। वे कहते हैं सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और एक विशाल महाद्वीपीय पेंजिया का निर्माण हुआ था जो एक विशाल महासागर पेंथालासा से घिरा हुआ था। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया विभाजित होना शुरू हुआ। प्रारंभ 2 खंड गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया जिसे अंगारा लैंड दूर खिसकने लगे और इसके बीच पेंथालासा द्वारा पानी भरने से एक उथला समुद्र पैदा हो गया। इसे टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। अब साक्ष्य की बात करते हैं। ऐसे साक्ष्य जिनकी वजह से ये प्रूव किया जा सके कि जो पूरे महाद्वीप थे एक टाइम पे आपस में जुड़े हुए थे। तो जो सबसे पहला साक्ष्य है ये है महासागरों में एक ही समान की चट्टानें होना, टीलाइट निक्षेप, प्लेशर निक्षेप, जिंग सॉफिट। इसका मतलब होता है कि सभी कॉन्टिनेंट को आपस में अगर जोड़ दें तो फिट बैठ जाएंगे। इसके बाद जीवाश्मों का वितरण। अब इनको थोड़ा विस्तार पे जानते हैं। जिंक सल्फेट एक दूसरे के समान स्थित अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के तटीय रेखा में उल्लेखनीय और सटीक समानता है। सभी महासागरों में समान आयु की चट्टानें हैं। ब्राजील तट की 2000 मिलियन वर्ष की प्राचीन चट्टानी वेल्ड पश्चिमी अफ्रीका के चट्टानों में मेल खाती है। अगला प्लेसर निक्षेप। घाना तट में सोने के समृद्ध प्लेसर निक्षेप की उपस्थिति और सोना युक्त सिराएं जिसे गोल्ड वेयरिंग वाइन्स ब्राजील से प्राप्त होती है। टीलाइट। टीलाइट व्यापक और लंबे समय तक हिमाच्छादन का संकेत देता है। अगला जीवाश्मों का वितरण। ऐसा देखा गया है कि भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में लेमुर प्राप्त होते हैं। इससे कुछ लोगों को इन 3 भूभागों को जोड़ने वाले एक सन्निहित भूभाग यानी लेमुरिया पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया है।
प्रवाह या विस्थापन के लिए बल ध्रुवों को खिसकाने वाला एक पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। विग्नर के अनुसार यह भूमध्य रेखा की ओर महाद्वीपों की गति का कारण था। ज्वारीय बल विग्नर ने अफ्रीका के पश्चिम की ओर विस्थापन के लिए चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल को मुख्य कारण बताया है। बात करते हैं संवहनी धारा का सिद्धांत क्या होता है ना। इसको सिंपल वे में समझिए कि आप अपना हाथ फैला लीजिए, मतलब अपनी गदेली को नीचे करके, और उसके बीचों बीच एक उंगली से टक करिए। आप देखोगे कि जहाँ पे उंगली से स्पर्श होगा वहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होगा और आपका हाथ ऊपर फोल्ड हो जाएगा। तो संवहनी धारा का जो सिद्धांत दिया था ये था आर्थर होम्स ने 1928 से 29 के बीच में दिया था। वे कहते हैं संवहनी धारा के अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए इन धाराओं की उत्पत्ति का कारण रेडियोधर्मी तत्व की उपस्थिति है जो पृथ्वी के मेंटल में ऊष्मीय अंतर का कारण बनता है। तो ये देखिए यहाँ से जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं यहाँ से संवहनी धारा उत्पन्न होती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, बट ये जहाँ से टकराती है वहाँ थोड़ा सा मोल्ड पैदा हो जाता है। इसके बाद ये धारा जाती हैं और एक साइकिल का निर्माण करती है। अब बात करते हैं सागरीय अधः स्थल का विस्तार या सागर नितल प्रसरण। सागर नितल प्रसरण मतलब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए पृथ्वी के मेटल से ये कुछ हमारी पृथ्वी का क्या है, ये हमारी पृथ्वी का ये क्रस्ट है, ठीक है, ये सागरीय क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे संवहनी धाराओं की वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिससे चट्टानी ये वाला भाग जो होता है ना कट के आगे चला जाता है और यहाँ पे लावा आ जाता है, आगे चल के लावा सूख जाता है। तो अब देखोगे कि जो सागर के तल में अलग अलग उम्र की चट्टानें दिखेंगी और ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है ना। ओके, तो महासागरीय भूपर्पटी चट्टानों महाद्वीप चट्टाने की तुलना में बहुत युवा है। महासागरीय नितल पर तलछट अप्रत्याशित रूप से बहुत पतली होती है। मध्य महासागरीय कटक केवल अटलांटिक महासागर में ही नहीं पाया गया बल्कि कटक सभी महासागरों में मौजूद थे और मध्य महासागरीय कटक के शिखर के दोनों ओर समान दूरी पर स्थित चट्टानें रासायनिक संरचना और चुंबकीय गुणों के निर्माण की अवधि के संदर्भ में उल्लेखनीय समानताएं दिखाती है। अब बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी की। तो प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, अरे हाँ, जब आप प्लेट के नाम सुनो ना तो आप ये मत सोचना जो किचन में खाने के लिए प्लेट का यूज किया जाता है। प्लेट मतलब होता है पृथ्वी का वो भूभाग जो आपको दिखाई दे रहा है महाद्वीप के रूप में और उसी से लगा हुआ भाग जो समंदर के अंदर डूबा होता है, ये कंप्लीट प्लेट होती है। और जब हम महाद्वीप की बात करते हैं तो महाद्वीप में सिर्फ हम उस भाग की बात करते हैं जो पानी के बाहर हमें दिखाई देता है। तो प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने किया था। प्लेट विवर्तनिकी की परिकल्पना को पहली बार 1967 में डब्ल्यू.जे. मॉर्गन द्वारा रेखांकित किया गया था। महाद्वीपीय नितल का विस्तार हो रहा था और सक्रिय मध्य महासागरीय कटक पर लगातार नई महासागरीय भूपर्पटी बन रही थी और गर्त में नष्ट हो रही थी। जितनी मात्रा में भूपर्पटी नष्ट होती है उतना लगभग उतनी ही मात्रा में नई भूपर्पटी का निर्माण होता है। बड़ी और छोटी प्लेटें। अब देखो यहाँ पे ना आपको ये जो है ना ये प्लेटें हैं, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना ये एक प्लेट है पूरा का पूरा। जैसे एक प्लेट ये हो गई है ना, एक पूरी प्लेट ये हो गई, कुछ छोटी प्लेट ये हो गई, ये सारी प्लेटें। इनमें आप देखोगे कि इसका कुछ हिस्सा कॉन्टिनेंट के रूप में आपको दिख रहा है और बहुत सारा हिस्सा आपको समुद्र के डूबा हुआ दिख रहा है। अब ये प्लेटें कैसी होंगी, यहाँ पे ना यहाँ पे एक कटक पाया जाता है, कर्ल्सवर्ग कटक होता है जो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच है और ये जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है ना समुद्र के अंदर का उसे इधर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, बांट रहा है ना। अब जहाँ पे कुछ ये रेखाएं दी है ना, यहाँ पे प्लेटें पास आ रही हैं, इसे अभिसारी कहते हैं। एक होता है अपसारी होता है ना, और एक होता है समानांतर, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे।
तो सीमाओं के प्रकार की बात करते हैं तो सीमाओं के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी और एक होता है समांतर, है ना? तो ये देख लीजिए, जिसमें अपसारी की बात करते हैं तो 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। अभिसारी में 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं और समानांतर पे एक प्लेटें एक दूसरे को लंबवत क्रॉस करती हैं। तो बात करते हैं गति, और इनकी तुलना हम करेंगे गति, इनके प्रभाव, इनके तल का रूप कैसा होता है और यहाँ क्या ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं या नहीं होती। तो सबसे पहले बात करते हैं अपसारी प्लेट की। तो इसमें गति कैसी होती है? इसमें प्रसार होता है। प्रसार कैसा होता है ये देखना कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर भागेंगी ना, तो ये जो क्रस्ट होगा बीच का, है ना, ये सॉरी यहाँ पे जो मिंटल वाला भाग होगा, यहाँ से लावा ऊपर उठेगा, ठीक है, संवहनी तरंगों के द्वारा। और जब ये 2 प्लेटें दूर जा रही होंगी तो बीच में खाई जैसा गड्ढा बनेगा, बहुत चौड़ा, बहुत विशाल। तो ये लावा उसको आके क्या करेगा, यहाँ पे फिल करेगा। तो कंटिन्यू इसके बीचों बीच क्या हो जाएगा, एक कटक का निर्माण होगा। ये ऐसा समझो कि दोनों हाथ को आप मिलाओ, ओके, और अपने आंखों के सीधा रख के और धीरे धीरे उनको दूर कर दो। तो बीच में जो खाली स्पेस बनेगा वो खाली स्पेस कटक कहलाएगा। और उसी कटक को भरने के लिए पृथ्वी के जो मेंटल वाला भाग है, जहाँ लावा है, वो ऊपर आके इसको पूरी तरीके से फिल कर देगा। तो इसका जो प्रभाव होता है, इसमें रचनात्मक यानी महासागरीय स्थल मंडल का निर्माण होता है। तो जो सागल नितर प्रसरण में बात की जा रही थी ना, ऐसे में इस सागर के अंदर अगर हो रहा है तो नई नई चट्टानें बनती हैं। जब लावा आके इस पूरे भाग को भर देगा, लावा एक टाइम बाद सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो चट्टान के रूप में एक ठोस आकृति ले लेगा। अब इससे जो आकृति बनती है उसे हम कटक कहते हैं, लोकल भाषा में हम इसे दरार कहते हैं। यहाँ ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं, तो हाँ बिल्कुल, जब चट्टानें दूर जा रही होंगी और फोर्स के साथ लावा बाहर आएगा तो पृथ्वी में कंपन जैसी परिस्थिति तो होगी ना, और कंपन की वजह से ही क्या होगा, यहाँ पे ज्वालामुखी रिएक्ट होता है ना, यानी लावा का क्रस्ट पे निकलना ही ज्वालामुखी गतिविधि कहलाता है। अब बात करते हैं अभिसारी प्लेट के, है ना। अभिसारी प्लेट की अगर हम बातें करें तो 2 प्लेटें होती हैं। एक ये प्लेट हो गई, एक मान लो ये ए है और इसको हम बी नाम दे देते हैं, ओके। इनसे क्या हो रहा है, 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आ रही हैं। एक प्लेट जब इसके करीब आ रही है ना, तो क्या हो रही है, जिसमें जिसका आयतन सबसे ज्यादा, घनत्व जिसका सबसे ज्यादा होता है वो नीचे बैठ जाती है, और जिसका कम होता है ये उसको ऊपर चढ़ जाती है। तो ये 2 प्लेटें की यहाँ बीच में क्या होगा, कंपन पैदा होगा। और ऐसी परिस्थिति में जहाँ प्लेटें एक दूसरे से क्या हो रही है, अभिसरण कर रही है, ऐसे में भूकंप जैसे सबसे गतिविधियां आती हैं। तो इनके जो मिलन वाला पार्ट होगा, जहां से टकरा रही होंगी, तो इनके बीच का जो पार्ट होगा वहां पे ज्वालामुखी गतिविधियां होगी। यह कटक का निर्माण लगभग नहीं होता है, यह गर्त बनता है और बहुत बड़े खड्डे बनते हैं। साथ में यहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं, तो यहाँ ज्वालामुखी आपको चाप दिखाई देगा, भूकंप आएगा। ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और तबाही होती है। तो जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है ना, मतलब जो पैसिफिक ओशियन है, इसके चारों तरफ एक सर्कल बना दो आप, एशिया को टच करते हुए और उधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को टच करते हुए एक सर्कल बनेगा, उसे ही रिंग ऑफ फायर वाला पार्ट कहते हैं। अब बात करते हैं अभिसरण में, तो इसमें गति क्या होगी, इसमें प्रत्यावर्ती गति होगी। प्रभाव की बात करें तो विनाशकारी होता है, महासागरीय स्थल मंडल का पूरी तरीके से विनाश हो जाता है। इसमें गर्त और महाखंड का निर्माण होता है। अभिसरण से भी ज्वालामुखी बनते हैं। अब बात करते हैं रूपांतरण की, है ना। तो इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें होता है, इसमें गर्त का निर्माण होता है। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से क्या होती है, खिसक रही होती है ना, यानी आप सी समझो कि 2 बसें एक दूसरे को टच करते हुए निकले, है ना, तो एक बीच में घिसता लगेगा, उस घिस्से से कंपन पैदा होगा, कंपन की वजह से भूकंप आएगा। यह हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई नवीनतम प्लेट का निर्माण नहीं होता, लेकिन कई बार यह विनाश बहुत भयंकर होता है। दूसरा गर्त का निर्माण हो जाता है कि मान लीजिए कि ये कोई एक का भूपर पट्टी का एक भाग है, अगर यहाँ पे दरार आ गया ना, तो किसी न किसी कारण बस
यहाँ पे ना एक स्पेस जनरेट हो जाता है, तो ये भाग इधर खिसक जाएगा, ये भाग इधर खिसक जाएगा, तो बीच में एक स्पेस बन जाता है। और यहाँ भी तल रूप में कोई प्रभाव पड़ता है तो परल रूप में प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ भी ज्वालामुखी बनते हैं। अब बात करते हैं जो अभिसरण होता है ना, उनके प्रकार भी होते हैं। जैसे कि महासागर महासागर हो सकता है, महासागर प्लेट महासागरीय प्लेट से हो सकती है, और महासागर महाद्वीप से हो सकता है, और महाद्वीप महाद्वीप हो सकता है। तो इनकी बात करते हैं। तो महासागरीय महासागरीय अभिसरण की बात करें तो इसमें शीतल सघन महासागरीय स्थल मंडल गर्म और कम सघन महासागरीय स्थल मंडल के नीचे डूब जाता है। पानी स्टेनोस्फीयर में चट्टानों के गलनांक को कम करता है और ज्वालामुखी चाप के अधिकांश पिघलन का कारण बनता है। महासागरीय महासागरीय अभिसरण की बात करें तो सघन महासागरीय स्थल मंडल कम सघन महासागरीय स्थल मंडल के नीचे आ जाता है और महाद्वीप स्थल मंडल पर ज्वालामुखी चाप बनते हैं। महाद्वीपीय भूप्रपर्टी पर अभिवृत्ति यानी थक्के का निर्माण होता है। तीसरा है महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। इन दोनों का घनत्व मेंटल से काफी कम होता है, जो प्रविष्ट यानी सबसेक्शन को रोकता है, सबडक्शन को रोकता है, सॉरी। तीव्र संपीड़न भी दो टकराव वाली प्लेटों के भीतर चट्टानों के व्यापक वलय और अभिसरण का कारण बनता है। ओके, तो यहाँ पहले डायग्राम में जहाँ महासागरी, ये भी महासागरी प्लेट है, ठीक है, ये भी महासागरी प्लेट है। सॉरी, मेरा माउस काम नहीं कर रहा है। सो डायग्राम को देख के आप समझ जाना, है ना। इसके बाद यहाँ पे दो बल लगते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल होता है, और यही पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की स्थलाकृति होगी उसका निर्धारण करते हैं। ओके, तो बहिर्जात बल पृथ्वी के बाहर लगने वाले घटनाओं के कारण बनता है और अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर होने वाली घटनाओं के परिणाम स्वरूप बनता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की भूप्रपर्टी को प्रभावित करने वाले बल। तो एक अंतर्जात बल होता है और एक बहिर्जात बल होता है। यूपीएससी का जो ज्योग्राफी का मेन सिलेबस है, इसका एक अलग से टॉपिक दिया गया है। अंतर्जात बल जहां काम करता है वहां विनाशकारी बल और आकस्मिक बल जनरेट होता है। विनाशकारी बल की बात करें तो महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल को भी एक तनाव बल होता है और दूसरा संपीड़न होता है। तनाव बल में, तनाव मतलब जब चीजें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, मतलब खिंच रही होती है, तो बीच में तनाव जनरेट होता है, वहां से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और संपीड़न, एक दूसरे से क्या हो रहा है, पास आ रही होती है, वहां पे संवहन और वलय होता है। इसके बाद एक आकस्मिक बल लगता है जिसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे पटल विरूपण बल के बारे में। पटल विरूपणी बल के बारे में बात करेंगे। पटल विरूपणी पृथ्वी के भूप्रपट्टी के विरूपण को संदर्भित करता है। पटल विरूपणी संचालन धीरे धीरे होता है और हजारों वर्षों तक होता रहता है। महाद्वीपीय विनाशकारी बल या महाद्वीप बनने वाला संचार आर्य संचलन है। यह महाद्वीपों के उत्थान का अवतलन का कारण बनता है। यह एप्रोजेनिक मूवमेंट कहलाता है। पर्वत विनाशकारी यानी इसे ऑर्गेनिक संचालन पृथ्वी की सतह पर स्पर्श रेखीय रूप से कार्य करता है। बल बहिर्जात बल के परिणाम स्वरूप चट्टानों के तन विरूपण का परिणाम होता है। भ्रंश एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत चट्टानों का विस्थापन के साथ बलपूर्वक विखंडन हो जाता है। अनाच्छादन की एक प्रतिक्रिया होती है, उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें सबसे, इस प्रक्रिया में अगर बात करें, अनाच्छादन की प्रक्रिया को अपक्षय, वाह संचलन और अपर्दन में डिवाइड किया जाता है। प्रक्रिया की बात करें तो इसमें अपक्षय होता है और बृहद संचलन होता है, अपर्दन होता है। और प्रेरक वर्ग की बात करें तो अपक्षय में गुरुत्वाकर्षण बल, आणविक तन्यता और रासायनिक क्रिया होती है।
बृहद संचालन की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और अपरदन और परिवहन की बात करें तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। अब 6 मौसम एवं जलवायु के के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक यानी मैकेनिकल विखंडन एवं रासायनिक नियोजन या अपघटन केमिकल डिकम्पोजिशन की वजह से होता है। अब बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की। बात करें तो ये जल योजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ प्रकार के खनिज जल का अवशोषण करते हैं और फिर उसका विस्तार करते हैं। इससे खनिज के आयतन में वृद्धि के कारण चट्टान में अतिरिक्त तन्यता पैदा होती है। ऑक्सीकरण और अपचय की बात करें तो ऑक्सीकरण ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन का संयोजन है, जबकि अपचयन ऑक्सीकरण की विपरीत स्थिति है। विलयन की बात करें तो कुछ खनिज जैसे सेंधा नमक पानी में महत्वपूर्ण घुलनशील होते हैं, और इस प्रकार के सेल बनाने वाले खनिज बरसात के मौसम में होते हैं। कोई अपक्षय छोड़ने वाले आसारी के बाहर निकल जाते हैं और शुष्क क्षेत्र में जमा हो जाता है। कार्बनीकरण कई खनिज वर्षा जल में घुलनशील होते हैं और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एक कमजोर कार्बोनिक अम्ल के रूप में कार्य करता है। भौतिक अपक्षय की बात करें तो विहीनीकरण द्वारा विस्तारण दौ मुक्त भार विहीनीकरण तंत्र चट्टान के विघटन का कारण बनता है। इस प्रक्रिया को अपस्कल्प यानी एक्सफ्लोरेशन कहते हैं। सेल का ऊष्मीय विस्तार सेल के विखंडन और विघटन का कारण। एक सेकंड। एक्चुअली माउस काम नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा माउस से कर लूँ। ओके। सो सेल का ऊष्मीय विस्तार सेल के विखंडन और विघटन का कारण लवण अपक्षय सूखने और क्रिस्टलीकरण के बाद लवण का विस्तार होता है और विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तुषारीकरण और क्रिस्टली विकास जब जल सेल के छिद्र दरारों और जोड़ों को भरते हुए जम जाता है तब इसका विस्तार होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक प्रस्फोटक दबाव पड़ता है। जैविक अपक्षय की बातें करो तो जीवों द्वारा छिद्रन और थक्कन निर्माण यानी वेंडिंग क्षारीय पौधे और पशु द्रव्य ह्यूमस कार्बनिक और अन्य अम्लों के उत्पादन में मदद करता है। पेड़ों की जड़ें कभी कभी सेल के असन्य खंडों को विलग कर देती है यानी अलग कर देती है। इसके बाद बृहद संचालन की बात करें मास मूवमेंट की तो बृहद संचालन या बृहद क्षरण शब्द का उपयोग गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल के अनुरूप पदार्थ के संचालन के लिए किया जाता है। बृहद संचालन के लिए जो सहायक कारक होते हैं इसमें अपक्षय होता है, सेल संचरण होता है, पदार्थ की बनावट और संरचना होती है, ढाल प्रवणता होती है और स्नेह की सीमा होती है। जब आप इसको डीपली पढ़ोगे तो हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन आप कर सकते हो। या आपको जब भी कोई टॉपिक समझ नहीं आता ना तो आप चैट जीपीटी गूगल जेमिनी या फिर कोपायलट में जाके इस टॉपिक को डाल के आपको जितनी डीप में जानकारी चाहिए आप उनसे वहाँ कह सकते हो, वो आपको उतनी डीप में जानकारी दे देगा। बृहद संचालन के प्रकार की बात करें तो यह मंद संचालन सर्पण सामान्य ढाल पर मलबे और मिट्टी का धीमी गति से खिसकना, मृतिका समर्पण धीमी गति से नीचे और बहाव वाली मृदा या जल समुद्र का स्नेहक वाला महीन रवेदार चट्टान का मलबा, तीव्र संचालन यानी मृदा प्रवाह पहाड़ियों में जल के भराव के कारण जो चिकनी मृदा होती है वह बहकर नीचे आ जाती है। पंख प्रवाह की बात करें तो अपक्षय पदार्थ में मोटी परत जल भराव हो जाता है और ये धीरे धीरे अपवाह की वजह से फूल कर नीचे खिसकने लगती है और एक पंख जैसी आकृति लगती है। इसके बाद आपने हिमस्खलन देखा होगा शॉर्ट्स वीडियो पे, है ना, बहुत एकाएक बर्फ नीचे ढह जाती है। पंख प्रवाह की तुलना में बहुत तेजी हो जाता है। भूस्खलन की बात करें तो भूस्खलन तब होता है जब ढलान के भीतर गुरुत्वाकर्षण और अन्य प्रकार के कर्तन का तनाव बढ़ना ढलान बनने वाली सामग्री के प्रतिकूल कर्तन के प्रतिरोध से अधिक होती है।
अपर्दन एवं निक्षेपण, इरोजन एंड रिफोजिशंस की बात करें तो अपर्दन एक शब्द है जो अनाच्छादन की उस प्रतिक्रिया का उल्लेख करता है जो मलबे की यांत्रिक क्रिया द्वारा भूमि के सतह को दूर कर देता है, जिसे क्षरण के विभिन्न माध्यमों द्वारा अधिग्रहित और परिवहन किया जाता है। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम है। अपर्दन कारक अपना वेग खो देते हैं और इसीलिए समान ढलानों में ऊर्जा और उसके प्रवाह वहन की जाने वाली सामग्री खुद को व्यवस्थित करना शुरू कर देती है। सो यहाँ से वीडियो ख़त्म हो जाता है, ये पीडीएफ ख़त्म हो जाता है। सो इस पीडीएफ का पूरा क्रेडिट विजन आयस को मिलना चाहिए। यहाँ मैं इसका एजुकेशनल पर्पज से यूज़ कर रहा हूँ और अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। शुक्रिया।